अस्सलामुअलैकुम। लव इज़ फॉरएवर बाय सायरा नाज। किस नंबर 10। मिलता है अपने आप से इंसान कभी कभी, होता है उसके दर्द का दरमा कभी कभी। मुश्किल पड़े तो हंस के गले से लगाइए, मुश्किल को करके देखिए हैरान कभी कभी। उनकी जसारतों का बुरा ना मनाइए, चूमे हैं अश्क आपकी मुस्कान कभी कभी। किस दर्जाए मोतबर है हमारे वसाले यार, लेती है इम्तिहान शब हिजरा कभी कभी। फुरकत है जान लेवा तो कुर्बत है जान तराश, हिजरो वसाल होते हैं यकसा कभी कभी। शिकवे गिले उठा के कहाँ तक चले कोई, करता हूँ खुद को बे सरो सामा कभी कभी। खावर की मेज़बानी की आदत नहीं गई, बनता है अपना आप ही मेहमान कभी कभी। मोहम्मद खावर। खान हवेली पर एक खूबसूरत व पहली सुबह की किरणें जहाँ आंसू फैलती नई उमंगों और खुशियों का उज़न लेकर उतरी थी। हवेली के सरसब्ज़ो शादाब बागीचे में रोज़ की बुनियादों पर रिज़्क़ की तलाश में उतरने वाले पंछियों की चहचहाहट में आज पहले से भी ज़्यादा गर्मजोशी का अंसर नुमाया था। हवेली के दरो दीवार से छलकती मुसर्रतें वहाँ के मकीनों की खुशी का पैगाम देती थीं, और ऐसा होता भी क्यों ना। आज इस हवेली के आंगन से हवेली की अगली पीढ़ी के सबसे बड़े बेटे की बारात निकलकर उसी हवेली में जज्बा अफरोज़ होने वाली थी। रात होने वाली मेहंदी की तकरीब भी ता देर लोगों को याद रहने वाली थी, तो फिर आज के दिन का तो आलम ही और था। बसाम औरकज़ई तो अपने चचा खान की तरह इस वादी के हर शख्स का मंजूर नज़र था, तो आज उसकी खुशी में वादी का हर फर्द उसके लिए दुआ गो था। सहीम और आबगीने की बारात नुबीशा की फरमाइश पर एक दिन के वक्फे से रखी गई थी, क्योंकि वो अपने लाला और अपनी अजीज़ जान सहेली की बारात में शिरकत की मुतमन्नी थी। जुलेहा ने जाने क्या कहकर अपने मेके वालों को राम किया था कि उस दिन की बदमज़गी के बाद से दोबारा कोई भी तल्ख़ वाक़या वक़ूअ पज़ीर ना हुआ था। बाकी मेहमानों के जहन में भी खाइस्ता के रवैयों को लेकर अगर कोई सवाल था, तो हवेली के बाकी मकीनों की खुशी और जोश इन सवालों को अंदर ही दबा गया था। खाइस्ता ने मारे बांधे ही इन तकरीबात में शिरकत की थी। खिलाफ़ तवक्का उसकी ज़बान से निकले निश्तरों में भी वक्फ़ा आया हुआ था। उसकी एक वजह इन दिनों में नुबीशा का अपने कमरे तक ही महदूद रहना था। आज एक अरसा बाद खान हवेली के दरो दीवार शहनाइयों की गूंज से महवे रक़्स हो उठे थे। स्याह रंग की शेरवानी ज़ेबतन किए बसाम औरकज़ई की छब ही निराली थी। उसकी सादा सी शेरवानी के गिरेबान और आस्तीनों पर अनाबी रंग के रेशमी धागे और नगों से कशीदाकारी की गई थी। सर पर हमायूं औरकज़ई की स्याह दस्तार पहने बसाम सचमुच किसी रियासत का शहज़ादा ही दिखाई देता था। हमा वक़्त संजीदा रहने वाले चेहरे पर फैली तमानियत और घनी मूंछों तले दबे अनाबी लबों पर रक्सा मुस्कुराहट हर देखने वाली आंख को उसकी खुशी का पता दे रही थी। हवेली से मुंसलिक अहाते में लगे शामियाने में जाकर महफिल जमा चुके थे, तो कुछ बाहिदारान में दुल्हा की आमद के मुंतज़िर थे। इस वक्त सिर्फ हवेली के लोग ही मादर महर और बाबा खान के कमरे में मौजूद थे, जहां उन्होंने बसाम के सर पर उसके बाप की दस्तार रखी थी। इस दस्तारबंदी का मकसद ये था कि बाबा खान के बाद वो उनकी जगह पंचायत के मामला देखेगा। उसकी ख्वाहिश थी कि ये दस्तार शाहज़ेब या सहीम में से किसी को मिलती, मगर उन दोनों ने ही सहूलत से माजरत कर ली, जबकि शहबाज पहले से ही पंचायत का हिस्सा थे। बाबा खान, मादर महर, मोरे और हवेली के बाकी अफराद की दुआएं लेने के बाद जब वो खाइस्ता के सामने आकर रुका, तो बेसाख्ता उसकी आंखों से कई आंसू बह निकले थे। फुप्पो जाना, आज मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। उसकी आंखों के नम गोशों को अपनी उंगलियों की नोक से साफ करते बसाम ने उसे मुखातिब किया, तो सब ने ही सवालिया नज़रों से उसे देखा था। आज से पहले तक नुबीशा आपकी बेटी थी, आपको हक था, सो आपने अनगिनत बार उसको एक ना किरदा गुनाह की सज़ा दी है, मगर आज वो इस हवेली की बड़ी बहू की हैसियत से ये चौखट पार करेगी, और मेरी आपसे इल्तिजा है कि मेरी बीवी को कभी इस गुनाह की सज़ा ना दीजिएगा जो उसने किया ही नहीं। जानता हूँ कि आपका गम बहुत बड़ा है, मगर उसने शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सही है, क्योंकि वो बेखबरी की मार खाने वालों में शामिल थी। बसाम ने उसके दोनों हाथ थाम कर मिन्नत आमेज़ लहजे में कहा, तो सबके ही सर में कान के अंदाज में इस बात में हिले थे। चंद पल उसके चेहरे को देखने के बाद गुलूगीर लहजे में मुखातिब हुई थी। बसाम, वो जिस शख्स की बेटी है, उसका ख्याल ही मेरे लहजे को तल्ख़ बनाने के लिए काफ़ी है। मानती हूँ कि इसको नाहक अज़ियत सहनी पड़ती है, मगर उसके बाप का हवाला मुझे उससे मोहब्बत की इजाज़त नहीं देता।
खाइस्ता ने अज़ियत भरे लहजे में गोया अपनी बेबसी बयान की थी। वहाँ मौजूद तमाम अफराद के पास ढेरों दलाइल थे, मगर वह सब जानते थे कि इस ज़मन में इन सब में से एक भी कारामद न होगा कि वह गुज़री 2 दहाइयों से उसे कायल करने की कोशिश करते रहे थे, मगर बेसूद। आज बसाम भी अपनी सी कोशिश कर लेना चाहता था। क्या मालूम कि पत्थर पे पहली ज़रब लग ही जाती। फुप्पो जाना, हम सब आपकी तकलीफ़ के गवाह हैं, लेकिन एक माँ अपनी औलाद से इतनी नफ़रत कैसे कर सकती है। माना कि उसके बाप का हवाला आपको संगबार कर देता है, मगर आपने भी तो इसे अपने लहू से सींचा है, तो फिर अपने ही जिस्म के टुकड़े से ये बेजारी कैसी। आज मैं आप दोनों को ही इस अज़ियत से निजात दिलाना चाहता हूँ। आप इसे एक बेटी समझकर अपने सीने से लगा कर तो देखें, शायद आपकी ज़ख्मी रूह को सुकून मैसर आ जाए। बसाम की ख्वाहिश पर हाइस्ता ने उसके हाथों से अपने हाथ निकाले थे। जो तुम मांग रहे हो वो मेरी औकात से बढ़कर है बसाम। हाइस्ता का लहजा उसके अंदरूनी खलफशार का आगाज़ था। चलें, बेटी समझ कर न सही, बहू समझ कर ही उसके सिर पर हाथ रख दीजिएगा। बसाम अपनी पूरी तैयारी करके ही मैदान में उतरा था। हवेली में सभी उसे सद मजाज समझते थे, लेकिन आज उसका ये नबीशा के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना सबके ही दिलों में एक गूना गो सुकून भर गया था। आज इन सबको ही इस फैसले की बेहतरी पर यकीन आ गया था। शादी से पहले ही नबीशा की राहों के कंकर चुनने की ये कोशिश सब पर ही उसके लिए बसाम की दिली कैफियत आश्कार कर गई थी। वो अहले दिलों में से था जो अपनी मोहब्बत के लिए जान लुटा देने से भी गुरेज नहीं करते, अपनी ज़िंदगी की इस खुखार आगुज़र से कांटे उठाने की सही करते। उस शख्स की बेलोस मोहब्बत से अनजान नबीशा इस वक्त अपने कमरे में ख़ुद को पोर पोर उसके लिए सजाने में मसरूफ़ थी। मैं वादा नहीं करती, मगर कोशिश ज़रूर करूँगी। उसकी बात पर सबके ही चेहरे खुशी से खिल उठे कि आज पहली बार वो मुसाहलत पर आमादा नज़र आती थी। मुझे आपकी दुआओं का इंतज़ार रहेगा पुप्पो। बसाम ने उम्मीद का दामन थामते उससे एक बार फिर यकीन दहानी चाहिए थी। आप लोग चलें, देर हो रही है, मैं कुछ वक्त बाद आ जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि तुम्हारा इंतज़ार लाएगा ना जाए। खाइस्ता ने कहते साथ ही अंदर गिरा ली, तो किसी ने भी उसे नहीं रोका कि इस वक्त उसे अपने खुद के साथ रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इन सब के लिए यही बहुत था कि उसने पहला कदम उठाने का इरादा तो किया ही है। आज लगा कि मेरी ममता सुरखरू हो गई है। हल्की अंगूरी रंग के हमरंग कढ़ाई वाले नफीस सूट में मलफूज मोरे ने आगे बढ़कर फरते मुसरत से बसाम की पेशानी चूमते हुए कहा, तो वो बिना कुछ कही इन्हें अपने हिसार में ले गया था। कुछ ही देर में वो शहज़ादा शहनाइयों की भरपूर गूंज में अपनी अरूस को जीत लेने के इरादे से पंडाल में दाखिल हुआ था। हर देखने वाली आँख ने उसकी खुशी से तमतमाते चेहरे को देखकर नज़र बस से बचने की दुआ की थी। हर दिल से निकलती पुकार पर खान हवेली के हर ज़र्रे ने आमीन की सदा बुलंद की थी। आज से नबीशा बंकश के बख्त का सितारा चमक कर खूब रोशन होने को था। आगे ज़िंदगी में कोई सोबत आने से वाली थी तो उसका हाथ थाम कर उसे हर मुसीबत से बचा लेने को, दो मजबूत बाजुओं का हसार उसका कुल असासा बनने को था। इस तकरीब के अगले ही दिन किसी केस के सिलसिले में मसरूफ़ हो जाने के बायस असाद को घर वालों के साथ बैठने का वक्त ही मुयस्सर न आया था। आज वो वक्त पर घर मौजूद था, सो इस वक्त सबके साथ बैठा इंतज़ार बंगस के साथ इसी केस के सिलसिले में बात कर रहा था। आदिल मुख्तार ने खुद मेरे दफ्तर आकर बात की थी, तो मैं मना नहीं कर सका। पिछले साल एक केस के सिलसिले में उसने काफ़ी मदद की थी मेरी। असाद ने शायद अपने केस की तफसीलात से आगाह कर रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की दोस्ती या दुश्मनी दोनों ही ख़तरनाक हैं। इंतज़ार बंगश कुछ फ़िक्रमंद दिखाई देते थे। डैड, अब क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैं इनका कोई अंदरूनी मामला नहीं निपटा रहा, सिर्फ एक मुतनाज़ जगह का केस है जिसके बारे में मालूमात मैंने निकलवा ली हैं, और वो जगह मुख्तार बाजवा की ही मलकियत है। असाद ने इन्हें मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह किया था। ये क्या, आप लोग घर में भी कारोबारी बहस शुरू कर बैठी हैं, और जितने दिनों बाद तुम्हें बैठने का मौका मिला है कोई और बात करे। कब से बर्दाश्त करती ज़रिश ने तंग आकर इन दोनों को ही टोक दिया था। मॉम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, छोड़ें ये बातें और मुझे बताएं कि मीना भाभी कैसी हैं, इन्हें घर कब ला रही हैं। मुस्फा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते गुफ्तगू का रुख के अक्सर बदल दिया था। उसकी बात पर जहाँ असाद और ज़रिश मुस्कुरा दिए, वहीं इंतज़ार बंगश के चेहरे की संजीदगी में खातर हवा इजाफा हुआ था। वो ऐसे ही मेरे सर घर आ जाने वाली होती तो आज तुम उसका जिक्र यूँ न कर रही होती। असाद की बात पर मुस्फा के लब गोलाई में सुकड़े, जबकि ज़रिश के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट उभरी थी। बिल्कुल ठीक, वो क्यों आए ऐसे? पहले तो हम जाएंगे ना उसके घर पूरी रस्मों रवाजों के साथ। ज़रिश के इस बात में सर हिलाकर कहने पर मुस्फा एक बार फिर पुरजोश हुई थी। तो फिर कब जाएंगे हम उनके घर? मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं होगा। कितना शौक़ है मुझे भाई की शादी का। मुस्फा भी सब्रेपन से बोली थी।
तुम्हारे बिग भी आ जाएं इस्लामाबाद से तो होकर आते हैं, अगले ही दिन चले जाएंगे। आप क्या कहते हैं? ज़रिश ने उसे तसल्ली देकर संजीदगी से अपने मोबाइल पर निगाहें गाड़ी इंतज़ार को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाना चाहा था। मैं जब तक उस लड़की के मुतालिक तमाम तफसीलात मालूम न कर लूँ तब तक तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इंतज़ार बंगश की बात पर उन तीनों ने यह अचंभे से उसे देखा था। डैड, आपकी बात सर आंखों पर। आप कह रहे हैं तो कुछ होगा ही। आप मुझे को बताएं कि क्या उलझन है। असाद की इस दर्जा सादतमंदी पर उसके वालिदैन का सीना फ़ख्र से मज़ीद चौड़ा हुआ था। उसे क्या इल्म था कि जिस बाप को अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंची मसनद पर बरजमान किए हुए था वो तो किसी निचले दर्जे का भी हकदार ना था। वो जो छानबीन की बात कर रहा था उसे इस बारे में कोई कोशिश करने की ज़रूरत ही ना थी कि वह इनाम के बारे में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही जानता था। मुझे लगता है कि आप इनाम को लेकर किसी गलतफहमी का शिकार हैं। मुझे तो बड़ी महत्सब और सुलझी हुई बच्ची लगी वो। इसका अपनी माँ के सिवा कोई नहीं तो फिर कैसे उलझे? ज़रिश ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते इस्तफसार किया था। मुझे वो लड़की इसके लिए कुछ मुनासिब नहीं लगी, मगर असाद की चाहत है सो एक बार मैं अपनी तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। इंतज़ार बंगश ने मुबहम से लहजे में जवाब दिया था। उस शख्स को अपने तासुरात छुपाने में मलका हासिल था। ओके डैड, आपको जो मुनासिब लगे कर लीजिए। मुझे यकीन है कि आपको तसल्ली हो जाएगी क्योंकि मैं इसके बारे में मालूमात करवा चुका हूँ। बस उसके वालिद का सुराग नहीं मिल सका कोई। जल्द ही इनके बारे में भी पता लग जाएगा। असाद ने पुरतेकन लहजे में कहते इंतज़ार के सुकून में शगाफ डाला था। उसके लहजे में सरकशी या बगावत नहीं बल्कि सिर्फ वो यकीन बोल रहा था। वो यकीनन अपने तौर पर इनाम के वालिद के बारे में तहकीकात करवा रहा था। उसे इल्म ही ना था कि वह कौन कौन से गड़े मुद्दे उखाड़ने जा रहा है। क्या मतलब? उसके वालिद का तो इंतकाल नहीं हो चुका? ज़रिश ने उसकी बात पर हैरानगी से इस्तफसार किया था। मॉम, मैं इस्लामाबाद से वापसी पर आपको सही तफसील बताऊंगा। अभी बस ये बता दूं कि उसकी अम्मा ने उसे सिर्फ पाला है जबकि उसे असल वालिदैन कोई और हैं। असाद की बात पर ज़रिश के चेहरे पर वाज़ेह हैरत उभरी थी। तुम मुझे उलझा रहे हो बेटा, ज़रिश ने ना समझी से उसे देखते हुए कहा था। फ़िक्र न करें मॉम, तमाम उलझने सुलझा कर ही इसको आपके घर लेकर जाऊँगा। असाद के कहने पर इंतज़ार बंगश ने मौजूद गुफ्तगू ही बदल दिया था। तुम्हारे कल कितने बजे रवानगी है और वापसी कब तक मुतवक्को है? इंतज़ार ने बिना किसी तबसरे के उससे सवाल पूछा तो सादे से अपनी प्रवास के मुतालिक बताने लगा। मौजूद गुफ्तगू गले से बदल गया था मगर वह किस्सा अभी भी इनके जहनों में गर्दिश कर रहा था। कुछ था तो जिसमें जो सबकी नज़रों से ओझल था। खान हवेली पर एक कोहर आलू सुबह के पर फैलाने से पहले ही ज़िंदगी की रमक जाग गई थी। हवेली के सुबह हेज़ मकीन दिन चढ़ने तक अपने ज़रूरी काम निपटा चुके थे। जहांदार और अगज़ई ने उस दिन की मुशावरत के बाद जरगा बुला लिया था और आज उसकी सुनवाई थी। सो तमाम मर्द हज़रात पंचायत में जाने को तैयार थे। शहबाज और उसामा के साथ इंतज़ार भी इस वक्त हवेली के दालान में मौजूद था। उनकी इस हफ्ते होने वाली शादी पंचायत की वजह से 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दी गई थी। वो तीनों एक जानिब खड़े पंचायत के मुंदरजात पर बातचीत कर रहे थे जब शहजाद ने यकदम मौजू गुफ्तगू बदल दिया था। उसामा, कोई मसला है क्या? मैं देख रहा हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से उलझे हुए लग रहे हो। इस दिन मुशावरत के दौरान भी तुम कुछ नहीं बोले। कोई बात है तो बताओ। शहबाज ने बात करते करते अचानक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो इंतज़ार ने भी तायदी अंदाज में सर हिलाया था। मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा हुआ जो तुमने पूछ लिया। इंतज़ार ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानते तो हो कि मुझे ये पंचायत या जरगे कभी पसंद नहीं रहे जो बिना सोचे समझे किसी भी इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला कर देते हैं। उसामा के धीमे लहजे में हल्की सी तलखी का भी तासुर था। मैं किसी हद तक तुम्हारी बात से मुत्तफ़िक हूँ मगर ऐसा नहीं है कि इस पंचायत के सारे फ़ैसले ही बेहमाना हो रहे हों। हमारे बुज़ुर्ग सदियों से इस जरगे के ज़रिए इलाके के लोगों के बीच मामला सुलझाते आए हैं और वैसे भी मेरा मानना है कि हमें बातों से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। ये पंचायत हमारे इलाके की रवायात का एक अटल हिस्सा है और अगर हमें इससे लेकर कोई इख्तलाफ है तो पीछे हटने के बजाय हमें उसका हिस्सा बनकर उस नुक्ते का सद्देबाब करना होगा। शहबाज ने अपने महसूस दो रोक मगर धीमे अंदाज में उसकी अपनी बात मुकम्मल की थी। बिल्कुल सही बात। हम जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक हम इसमें बेहतरी नहीं ला सकते। इंतज़ार ने भी उसकी तायद की तो सामने से खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। तुम तो बस अपने साले की हाँ में हाँ मिलाया करो। सारी अच्छी सोचें तो तुम दोनों पर ही ख़त्म है। उसामा ने तंज़िया लहजे में इस पर चोट की कि इस सोच बहुत हद तक शहबाज से मिलती जुलती थी। कोई शक? वैसे मैं कुछ और भी सोच रहा था। इंतज़ार की आंखों में यकलक शरारत चमकी थी। मेहरबानी करो मेरे भाई और अपने नादर व नायाब सोचें बस अपने तक ही महदूद रखो। उसामा ने जलकर कहते शहबाज को भी हल्का सा कहका लगाने पर मजबूर कर दिया था। सुन तो लो, तुम्हारे फ़ायदे की बात है।
मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सुबह की सूरत में तुम्हारे लिए भी दूसरी डॉक्टराइन का हाथ मांग लिया जाए। वो क्या कहते हैं, यक न शुद्ध दो शुद्ध। इंतज़ार की आँख मीच कर कहने पर उसामा भी मुस्कुरा उठा था। ख्याल तो वैसे नेक है, लेकिन अगर सुलह ना हो सकी तो। उसकी शरारत समझते उसामा ने भी उसी के अंदाज में पूछा था। तो फिर ज़बरदस्ती उठा कर ले आएंगे। बस मेरे यार के हुक्म का इंतज़ार है। इंतज़ार की मज़ाक हेज़ी पर उसामा ने उसी जोन में अपने दिल पर हाथ रखा था। हाय, क्या कह दिया ज़ालिम। लेकिन इस जल्लाद का क्या करेंगे जो हमें आंखों से ही सारा निगल जाना चाहता है। उसामा ने शहबाज की गुरियों पर दिखाई देने वाले अंदाज में कहा था। उन्हें अंदाज़ा ही ना था बाज़ औक़ात मजाक में कही जाने वाली बात भी सच हो जाती है। इसका किस्सा ही तमाम कर देंगे। उसकी गुरी की परवाह किए बिना ही इंतज़ार ने मज़ीद गुलिफशानी की थी। तुम कहीं दो शादियों का तो नहीं सोच रहे। उसामा की बात पर इस बार शहबाज ने उसे गुरक दिया था। फजूल मत बोला करो उसामा, तुम भी इंसान बन जाओ। हर वक्त मजाक का नहीं होता। ये ना हो कि मेरे हाथों तुम्हारे ज़ाया हो जाने की सूरत में मुझे अपनी बहन के लिए कुछ और सोचना पड़ जाए। शहबाज ने एक ही बार में दोनों की बोलती बंद की थी। इंतज़ार चमक कर कुछ और भी कहना चाहता था, मगर हवेली के रिहायशी हिस्से से जहांदार और जहां ज़ेब और अफ़ज़ई के साथ 4 साल बसाम का हाथ थाम कर आते हुमायूं को देखकर वो तीनों ही इस जानिब मुतवज्जो हो गए थे। लाला, अब बसाम को भी जरगे में लेके जा रहे हैं। करीब आने पर शहबाज के इस्तफसार पर हुमायूं के बजाय और जहां ज़ेब और अफ़ज़ई ने उसे जवाब दिया था। अभी नहीं लेकर जाएंगे तो बड़े होकर इससे भी पंचायत से इख्तलाफ होने लगेगा। अच्छा है, अब इसे सब सीख लेगा। उनकी बात से साफ ज़ाहिर था कि उसामा के साथ किसी बात को लेकर उनकी बहस हो चुकी है। उसामा ने भी उनकी बात पर बेचैनी से पहलू बदला तो शहबाज ने बात के तूल पकड़ने के ख्याल से मज़ीद कुछ भी कहने से गुरेज बरता था। उसने हुमायूं के साथ खड़े बसाम को उठाकर गोद में लिया और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा गया कि बाबा खान भी अंदरूनी हिस्से से निकल आए थे। सुर्ख और दानी रंग के इम्तजाज का रवायती इलाकाई फ़्रॉक और घेरदार शलवार के साथ पैरों में खुस्से डाले नबीशा ने रवायती अंदाज में ही लंबे बालों की मेंढियाँ बनाकर हल्का फुल्का दुपट्टा सर पर ओढ़कर ऊपर वादी की महसूस टोपी पहन रखी थी, जो वहाँ की ख़वातीन अमूमन शादियों पर पहना करती थीं। इलाकाई ज़ेवरात, ठोड़ी पर बनाए गए 3 तीर, नैनों के कटोरों में छप दिखलाती कजरे की धार और सुर्ख रंग के आगाज़े से सजे आरज़ और लब देखने वालों की नज़र को खैरा किए दे रहे थे। उसकी आंखों से छलकती सोगवारी और चेहरे की संजीदा तासुर में गुली हया की लाली उसे मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। आप गिने इसके मेहंदी लगे हाथों में चूड़ियाँ पहनाने के बाद अब उसके सर पर घूंघट नुमा सख्त दुपट्टा डाल रही थी, जिसकी जाली से आगे इसके चेहरे से नकूश वाज़िया न होते थे। ढोल ताशों की थाप से कहीं ज़्यादा गोलियों की तरह पर रक्स करते नफूस बसाम को लेकर पंडाल में पहुंच चुके थे कि इनके इलाके में हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत हथियारों की थी और मर्द हज़रात हर ख़ास व आम मौका पर इन हथियारों की नुमाइश और इसके इस्तेमाल में कोई दकीका फ़रोगज़ाश नहीं गुजारते थे। वहाँ हर मर्द की जेब या हाथ में हथियार होना कोई अचंभे की बात ना थी। बरसों से ही उनकी रवायत चली आ रही थी कि वह अपनी जान से ज़्यादा अहमियत अपने असलहे को देते थे। वक्त गुजरने के साथ वादी में कानून की बालादस्ती कायम होने की बिना पर असलहा की बेजा नुमाइश में तो हाथरख्वा कमी वाक़या हुई थी, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो लोग हर चीज़ फरामोश कर दिया करते थे। बसाम के पिंडाल में पहुंचने के बाद अब इन्हें नबीशा को लेकर जाना था। कमरे से निकलते वक्त नबीशा ने मजबूती से आपगीने का हाथ थाम लिया तो उसके सर पते हाथों की ठंडक महसूस करते आपगीने ने बाकी लड़कियों को बाहर इंतज़ार करने का कहकर उसे मुखातिब किया था। इतनी यकपस्ता क्यों हो रही हो? हिम्मत रखो। बसाम लाला को तो तुम वैसे भी किसी हाथ में नहीं लाती, तो फिर डर कैसा? अब गिने ने उसे सुकून पहुंचाने की गर्ज से हल्के फुल्के अंदाज में कहते उसे छेड़ना चाहा, मगर पसे पर्दा उसकी कोशिश उसके असाब को आराम देना था, जो यकीनन इस वक्त अपने बाप की कमी और माँ के रवैये को लेकर ही परेशान हो रही थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों की दुआओं के साए में रुखसत हो और वालिदैन से बढ़कर कौन अपना होता है, मगर उसने कैसी किस्मत पाई थी कि बाप सर पर न था और माँ को इससे किसी किस्म का कोई लगाव ही ना था। ऐसे में उसकी परेशानी बजा थी। आप गिने की बात भी उसके शल होते असाब पर कोई अच्छा तासुर न डाल सकी थी। उसने जाली के पास नजर आते आप गिने के गैर वाज़िया चेहरे पर एक नज़र डालकर वापस सर झुका लिया था। नबीशा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम किस अज़ियत से गुजर रही हो, मगर ज़िंदगी में हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के ताबे होने लगे तो बनी नो इंसान अपने खालिक को भूल ही जाए। वो रब्बे कायनात है, हर चीज़ पर कादिर। वो कभी देकर आज़माता है तो कभी लेकर। अब ये हम पर है कि हम आजमाइश की भट्टी में जलकर खाक हो जाएं या थोड़ी सी तपिश बर्दाश्त करके खुद को कुंदन में ढाल लें। इस बार आप गिने की बात का खातर हुआ असर हुआ था। नबीशा ने सर हिलाकर से तसल्ली दी थी कि वो ठीक है,
कुछ ही देर में उसे शामियाने में खवातीन के लिए मुख्तलिफ हिस्से में ले जाया गया था। मुख्तलिफ रस्मों के बाद बसाम को भी वहाँ बुला लिया गया था। गो के वक्त गुजरने के साथ हवेली वाले खासे जिद्दत पसंद हो चुके थे, मगर कुछ चीज़ों में आज भी वो सख्ती से रवायतों की पासदारी करते थे। और शादी ब्याह की तकरीबात में मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग इंतज़ाम कराना इसी में से एक था। बसाम आकर नबीशा के पहलू में बैठा तो सुकड़ कर एक जानिब को सिमट गई। उसकी सदा पर बसाम के लबों को एक बेसाख्ता मुस्कुराहट ने छुआ। उसका ये गुरेज बताता था कि वह गुज़रे 2 दिन वाक़ईतन उसके बारे में ही सोचती रही थी। उसने सारी उम्र अपनी माँ की बेरुखी सही थी और आज भी वो तही दामा ही थी, मगर पिछले कुछ अर्सा से बसाम की मोहब्बत उसकी बेरंग ज़िंदगी में बादल सबा के झोंके जैसी हैसियत इख्तियार कर गई थी। उसे बसाम के बारे में सोचना अच्छा लगने लगा था। ज़िंदगी की तलखियों में बसाम का ख्याल मिठास घोलने लगा था। यकीनन आगे आने वाली ज़िंदगी सहल होने वाली थी, मगर कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आती जाती सांसों की तरह ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं, और ऐसा ही एक दर्द खारिस्ता की बेतनाइयों की सूरत नबीशा के साथ रहने वाला था। जाने कब उसके इंतज़ार का खात्मा होता। मुख्तलिफ रस्मों के दौरान नबीशा के साथ बसाम और बाकी सभी पूरी शिद्दत से खारिस्ता का इंतज़ार करते रहे थे, मगर वो ना आई। बसाम को परेशानी सी होने लगी कि अगर वो बारात आने से पहले खारिस्ता से वो सब ना कहता तो कम अज़ कम वो बेदिली से ही सही मगर इन तमाम रस्मों में शरीक तो हो ही जाती। वो भले से नबीशा के सर पर हाथ ना रखती, मगर उसकी मौजूदगी ही उसके लिए काफ़ी होती। शायद अपनी बेटी को यूँ दुल्हन बना देखकर उसके दिल से कोई दुआ निकल ही जाती, इसलिए इसके लिए। मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। लाजमी नहीं कि तमाम ख्वाहिशां मुकम्मल भी हों। बाज़ औक़ात कुछ लम्हात मुकम्मल होकर भी अधूरे ही रह जाते हैं, और नबीशा की ज़िंदगी में तिश्नगी शायद ताउम्र रहने वाली थी। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा तो एक जानिब से सहीम कुछ मज़ीद कज़न के साथ फूलों से सजी डोली उठाकर वहाँ ले आया था। उनका अपनी बहन को मुकम्मल रवायती अंदाज में रुखसत करने का इरादा था। वो लोग उसे ढेरों फूलों से सजी डोली में बिठाकर हवेली लाए थे, जबकि बसाम को उसके 2 कज़न्स ने उसके वावेले के बावजूद अपने कंधों पर उठा लिया था। उन्होंने हवेली का मरकज़ी फाटक अबूर करके डोली को एक रिहायशी हिस्से के सामने रखा तो सामने का मंजर एक पल को उन सब की ही धड़कनें मुंतशिर कर गया, जहाँ खारिस्ता हाथ में फूलों की पत्तियों से बड़े थाल थामे खड़ी मुलाजमाओं के साथ हवेली की चौखट पर इस्तादा थी। खारिस्ता को देखकर अपने कज़न्स के कंधों से उतरता बसाम यकलख्त इस्तरारी अंदाज में किसी और बिना मोरे का हाथ थमकर डोली से निकलती नबीशा को लेकर आगे बढ़ाया था। कई घंटे लगे मुझे खुद को समझाने में, लेकिन एक शख्स से की गई नफ़रत मेरे भतीजे की मोहब्बत से ज़्यादा ज़ोरावर नहीं थी। तुमने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। उन दोनों के अपने सामने रुकते ही खारिस्ता ने बेबस से लहजे में कहा। उसकी आवाज़ की शिकस्तगी उसके अंदर हुई टूट फूट की गवाह थी। वहाँ मौजूद हर शख्स इस सूरत हाल पर अजीब सी कैफियत में गिरा था, और नबीशा का दिल तो गोया पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। बसाम की फरमाइश से बेखबर वो तो अपनी माँ के कहे अल्फाज का मफ़हूम समझने की कोशिश कर रही थी। उसने चेहरे पर गिरे घूंघट के पास से खारिस्ता को देखना चाहा, मगर आंखों में डर आने वाली धुंध की दबीज़ तय धुंधलाई हुई बसारत को मज़ीद मध्यम कर गई थी। हमारे बीच हायल ये पर्दा बरकरार रहने दो बसाम, वरना मेरे लिए ये मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। खारिस्ता की बात पर बसाम ने उसका हाथ थामकर अपने लबों के बाद आंखों से लगाते नबीशा का घूंघट उलटना चाहा तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। बसाम तो गया फतेह मुसर्रत से कुछ कहने के काबिल ही ना रहा था। उसके लिए यही काफ़ी था कि वह नबीशा के सर पर हाथ रखकर उसे दुआ देने को राज़ी थी। मेरी दुआ है कि तुम लोग सदा खुश रहो और तुम्हें कभी किसी की बेवफाई का दुख ना सहना पड़े। अपनी दुआ के दौरान बसाम को प्यार देने के बाद नबीशा की तरफ बढ़ते इसके हाथ की वाज़ह लर्जिश पर बसाम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते गोया उसे अपने साथ का एहसास दिलाया था। नबीशा तो इतने सालों में पहली बार अपनी माँ के हाथ का लम्स अपने सर पर महसूस करते ही फिर से जी उठी थी। लम्हा भर की बात थी और बसाम और अफ़ज़ई बड़ी शान से उसके दिल की सबसे ऊंची मसनद पर हमेशा के लिए बड़ा जमान हो गया था। बसाम ने खारिस्ता को अपने साथ लिपटाया तो 2 आंसू उसके रुखसारों से बहकर बसाम के बालों में कहीं गुम हो गए थे। मादर महर ने भी आगे बढ़कर खारिस्ता की पेशानी चूमी तो वह किसी और की भी पेशकदमी से पहले ही पलटकर अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई कि उससे ज़्यादा बखातरी दिखाने की वो मुतहम्मल नहीं हो सकती थी। उसके पीछे खड़ी करीब हर आँख की अश्कबार थी। बहुत से लोग तो रुखसती होते ही जा चुके थे, मगर वहाँ रह जाने वाले तमाम नफूस इस हवेली में नबीशा, बसाम और अफ़ज़ई की अहमियत जान गए थे। जिसने बसाम की बीवी की हैसियत से हवेली की चौखट पार करने से पहले ही पत्थर में जोंक लगा दी थी। औरकज़ई कबीले वालों की पंचायत पहुंचने के कुछ ही देर बाद अफरीदी कबीले के लोग भी वहां आ गए थे। तमाम मोअज़्ज़िज़ीन के आते ही पंचायत की कार्रवाई शुरू हो गई थी। जहांदार औरकज़ई आपके बेटे की बाज़ियाबी पर राज़ी हैं, मगर उसके लिए उनकी एक शर्त है। औरकज़ई कबीले के एक फ़रीक ने शहबाज पर हमले का किस्सा तमाम हाज़िरीन के गोश गुज़ार करते इस शख्स की सज़ा की अपील के साथ ही अगला दाव खेलने की भी तैयारी कर ली थी। कैसी शर्त?
हम हर जाना बनने को तैयार हैं। नौशाद अफरीदी अपने भांजे की रिहाई के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब दिखता था, जो कि उसकी बहन के साथ उसके चचेरे भाई का भी बेटा था। जहाँ दाद और अगज़ई को हज जाना नहीं चाहिए, बल्कि वह शख्स की ज़िंदगी के इवज़ आपकी बेटी और अपनी भांजी के लिए अपने बेटे का हाथ मांगते हैं। इस बात पर वहाँ फ़ौरन चहमगोइयाँ शुरू हो गई। वहाँ मौजूद लोगों ने कई बार लड़कियों को बंदी होते तो देखा था, लेकिन उससे पहले कभी किसी के लिए यूँ इज़्ज़त से रिश्ता नहीं मांगा गया था। तो सबकी हैरत बजा थी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, वो मेरी मंग है और उसकी शादी भी मुझसे ही होगी। जर्दिश के नाम पर औरकज़ई कबीले के दोनों फूस के हल्के में खड़े कयूम की गैरत भी फ़ौरन फड़फड़ाई थी। किसी के कुछ भी कहने से पहले ही वह तेज़ लहजे में गोया हुआ था। जहाँ दाद औरकज़ई के बेटे को गोली लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सो हम अपनी बेटी बंदी नहीं करेंगे। आप बस रवायात के मुताबिक हज जाने का मुतालबा कर सकते हैं। दिलशाद अफरीदी ने एक कहर आलूद नज़र भांजे पर डालने के बाद गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। तरह दिलशाद, हमारी तरफ से बंदी का मुतालबा किया भी नहीं गया, बल्कि हम तो बाइज़्ज़त तरीके से रिश्ता मांगकर आपकी बेटी की रुखसती की सूरत में दोस्ती की दाग बेल डालना चाहते हैं। इस बार हमायूं ने अपनी मौक़िफ़ पेश करते इन्हें अपने नुक्ता नज़र से आगाह करना चाहा, मगर कुछ लोग दोस्तियों से ज़्यादा दुश्मनियाँ पालने के शौकीन होते हैं और बदकिस्मती से अफरीदी कबीले का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता था। साफ क्यों नहीं कहते कि दोस्ती में आड़ में अपने भाइयों के गुनाह को छुपाना चाहते हो। मामू, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे फंसा रहे हैं। मुझे नाहक पुलिस के हवाले करके ये लोग दोनों लड़कियों को अपने साथ ले गए थे। पूछें इनसे कि रात भर इस शख्स ने अपनी अखलाकी गिरावट का बरहला इजहार करते सारा मलबा इन दोनों के सर पर गिरा दिया था। शहबाज और इंतसार ने बैक वक्त उसामा की जानिब देखा कि यही वो वजह थी जिसके बायस वो इस दिन इन लड़कियों के वहाँ रुकने को लेकर परेशान थे, मगर उसामा इन दोनों की जानिब मुतवज्जा ही ना था। बकवास कर रहा है ये शख्स। वो दोनों वहाँ बहसीयत डॉक्टर मौजूद थी। ये शख्स अपना गुनाह हमारे सर थोपना चाहता है। गुस्से से सुख पड़ता उसामा इस शख्स की बात पर बिफर ही तो उठा था। इंतज़ार और शहबाज ने भागकर उसे काबू किया, वरना इसका बस न चल रहा था कि उसे गिरेबान से थाम ले। पंचायत का माहौल एकदम बदल गया था। एक दोस्ताना फिज़ा जो शुरू से कायम थी, वो एकदम सदमहरी में डल गई। पंचायत से मुहल्का ज़िलान खाने में मौजूद जर्दिश और जशाला ने भी अपने मुँह पर हाथ रखते हुए मुश्किल अपनी चीख का गला घोंटा था। वो दोनों वहाँ किसी मुमकिन गवाही की ज़रूरत पड़ने की वजह से मौजूद थे। देख रहे हैं अदा न्याज, ये लड़के सुलह करने आए होते तो यूँ अकड़ न दिखाते। यूँ भी हमें किसी से दोस्ती की कोई चाह नहीं। नौशाद अफरीदी ने भी भांजे का साथ देने को बरकती चिंगारी को हवा दी थी। नौशाद अफरीदी, ज़्यादती तुम्हारी जानिब से हो रही है, तो यूँ हमारे बच्चों पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। इतने ही पाकबाज हो तो बुलाओ अपनी बेटियों को और पूछो उनसे कि हकीकत क्या है। जहाँ ज़ेब और अगज़ई को भी तब चढ़ी थी, वो भी कहाँ किसी की सख्त बात बर्दाश्त करने वालों में से थे। हमारी बेटी का जिक्र ना करना जहाँ ज़ेब, वरना अपने कदमों पर चल के वापस न जा पाओगे। नौशाद अफरीदी ने जोश में उन पर हथियार सौंप लिया था। आप ज़्यादती कर रहे हैं। सुलह के ख़्वाह हमायूं और अगज़ई ने बीच में आते हैं उन्हें इन लोगों के रवैये की बदसूरती का एहसास दिलाना चाहा, मगर खून खराबे के दिल दादा वो लोग अब होश गंवा बैठे थे। उसामा को घसीट कर एक जानिब ले जाते इंतज़ार और शहबाज भी सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा करते फ़ौरन वापस पलटे थे। आपने जट सह में खड़े बसाम को अपनी गोद में उठाया था। हट जाओ हमायूं, अब कोई बात नहीं होगी। हम भी तो देखें कि कितना दम है इनमें। जहाँ ज़ेब और अगज़ई ने हमायूं के आगे से हटने का इशारा करते नौशाद अफरीदी को लटकारा था। जहाँ दाद और अगज़ई और दिलशाद अफरीदी तो मामले की बिगड़ती सूरत हाल पर ही इंगश बंदिंदा रह गए थे। नौशाद की देखा देखी उसके हरकारों ने भी हथियार निकाल लिए, तो उसामा ने भी अपने पतलून की जेब से पिस्तौल बरामद किया था। दाद और अगज़ई के मुहाफ़िज़ भी हथियारों पर गिरफ़्त मजबूत कर चुके थे। दोनों कबीलों के बीच गुफ्त और शनीद के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद फ़रीक़ैन तो सूरत हाल का अंदाज़ा करते ही एक जानिब हो गए थे कि वो पहाड़ी लोग थे, कि जानते थे कि बात जब गैरत और शिमले पर आ जाए तो फिर हथियार आग उगले बगैर वापस नहीं रखे जाते। जाने अब क्या होना बाकी था। तो यूँ भी मौका का फ़ायदा उठाकर अपने गिरद खड़े नफूस को धक्का देकर एक शख्स के हाथ से पिस्तौल खींच चुका था। अगले ही पल फ़िज़ा में गोलियों की तरतराहट गूंजी थी। उसामा के पिस्तौल से निकली गोली तो हता गई कि शहबाज ने बर वक्त इसका हाथ हवा में उठा दिया था, जबकि कयूम और नौशाद अफरीदी के पिस्तौल से एक साथ निकली गोलियाँ हमायूं का सीना चीर गई थीं। शहबाज ने चीख कर अपने साथियों को मज़ीद कोई भी गोली चलाने से मना करते हमायूं की जानिब जकन भरी थी, जबकि अफरीदी कबीले के अफराद ने हमायूं को गिरता देखकर वहाँ से भागने में ही आफियत जानी थी। अयाज़, ये लोग अपनी बेटियों को न ले जाने पाएँ, इनकी दोनों लड़कियों को अपने साथ ले चलो। अभी शहबाज के ज़ख्मों का दावा भी ना हुआ था कि हमायूं के बहते होने जहाँ ज़ेब और अगज़ई को सही गलत की तमीज़ बुला दी थी। अफरीदियों के भी सीधा बाहर निकलने से वाज़िया था कि या तो वो लोग हड़बड़ी में उनकी मौजूदगी फरामोश कर चुके हैं, या फिर वो बेटियों की इज़्ज़त पर अपनी जानों को तरजीह दे गए थे।
दिलशाद अफरीदी ने कुछ मज़ाहमत करना चाहे भी, मगर नौशाद अफरीदी के इशारे पर उनके घुर के ज़बरदस्ती नेगोशिएट कर अपने साथ ले गए थे। जहांदाद औरंगज़ेब तो जवां साल बेटे का खून में लथपथ वजूद देखते ही पथरा कर रह गए थे। शहबाज ने अपने ज़ख्म की परवाह किए बिना हुमायूं को अपने बाजू में भरते बाहर गिरा ली थी, मगर क़ज़ा आ जाए तो कोई तरकीब कारगर नहीं रहती। सो एक पल लगा था नन्हे बसाम को यतीम होने, जवान शहबाज और शाहज़ेब का बाजू कटने और उम्र रसीदा जहांदाद औरंगज़ेब के बढ़ापे का सहारा छीनने में। बेरहम मौत किसी भी की आहों की परवाह किए बिना ही ज़िंदगी को इनसे छीन कर ले गई थी और दोस्ती की ख्वाहिश करने वाला बरसों की दुश्मनी की बीन चढ़ गया था। जारी है, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।